ई लर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें क्लास 11 केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। तो उससे पहले हमें आवर्त सारणी का इतिहास पता होना जरूरी है। तो समय समय पर तत्वों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं ताकि तत्वों का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इस दशा में निम्न प्रयासों को समझना आवश्यक है। तो पहला था प्राउट। प्राउट ने सन 1815 में एक विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार क्या था कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सभी भी तत्व जो जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परंतु क्लोरीन जैसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक पूर्णांक में नहीं होते इनके कारण ये क्या रहा, जो प्राउट ने किया था वो असफल रहा। इसके बाद अगला आया डोबेराइनर। सन 1829 में जर्मन रसायनज्ञ डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को तीन तीन के ऐसे समूह में व्यवस्थित किया कि बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था। इन समूहों को क्या कहते हैं, डोबेराइनर त्रिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर तत्व लिख ले, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान, तो इसका और इसका अगर परमाणु द्रव्यमान का अगर औसत निकालें तो बीच वाले के बराबर आएगा। तो इसे हम समझ सकते हैं, डेफिनेटली लिख लेते हैं। डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को तीन तीन के ऐसे समूह में व्यवस्थित किया कि बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत था। इन समूहों को डोबेराइनर ट्रिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ने ले लिया, तीन तत्व ले लिए और इनका परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर ले लिया, तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो कैसे आ जाएगा, पहले वाले और तीसरे वाले को हम अगर जोड़ देंगे, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सॉल्व 23 आ जाएगा, तो आ गया नहीं। तो किसके बराबर, डोबेराइनर। इसका एक दोस्त था, सभी तत्वों को इस प्रकार व्यक्त नहीं कर सकते ये, और ये व्यापक नियम भी नहीं है। इसके बाद आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने 1863 में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए भारों के अनुसार व्यवस्थित किया और पाया प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में काफी समानता प्रदर्शित करता है। 1863 में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के अनुसार व्यवस्थित किया और पाया प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में काफी समानता प्रदर्शित करता है। तो उदाहरण के लिए जैसे ये ले लिया, यहाँ पर संगीत के सूत्र लिख दिए, तो यहाँ पर तत्व लिख दिए उसने, तो पहला तत्व और आठवें तत्व में समानता पाएगी, मतलब कि पहले वाले में और आठवें वाले में, पहले वाले में इनमें समानता पाएगी। तो ये क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था। इसके कुछ दोस्त थे। यह नियम आवर्त सारणी में आगे भारी तत्वों पर लागू नहीं होता है और उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में जमाने से अष्टक का क्रम बिगड़ जाता है। अगर हम यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों को रख देते हैं तो अष्टक जो नियम था ये बिगड़ जाता है। इसे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम भी कहते हैं। अब अगली चीज आती है मैनलीफ का वर्गीकरण। तो मैनलीफ ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आधार मानते हुए वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने पाया कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को जमाने पर नियमित अंतराल पर समान गुणों वाले तत्व पुनः आ जाते हैं। इस आधार पर मैनलीफ ने नियम प्रस्तुत किया जिसे हम बोलते हैं मैनलीफ का आवर्त नियम। तो मैं क्या था मैनलीफ का आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो जो मैनलीफ का आवर्त नियम था, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। अब मैनलीफ की आवर्त सारणी आती है अगली। मैनलीफ ने जो हमने आवर्त नियम पढ़ा था उसकी अनुपालना करते हुए तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया। इस व्यवस्था को हम मैनलीफ की आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इस सारणी में उस समय तक ज्ञात तत्व 86 थे। इस सारणी के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं वर्ग ग्रुप। मैनलीफ की आवर्त सारणी में 9 और 2000 खाने बनाए गए हैं। इन्हें हम वर्ग बोलते हैं। वर्गों की संख्या 1 से 9 तक नहीं, 1 से लेकर 8 तक है। अंत में जो वर्ग है वो शून्य वर्ग है। मैनलीफ की मूल आवर्त सारणी में केवल 8 ही वर्ग उपस्थित थे। अंतिम शून्य वर्ग जो कि उत्कृष्ट गैस नोबल गैसेस से संबंधित है, ये बाद में जोड़ा गया। शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़कर से सभी वर्गों को 2 उपवर्गों में व्यक्त किया गया है। इन्हें उपवर्ग ए और उपवर्ग बी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के उपवर्ग में एक एक तत्व को रखा गया है, परंतु 8वें वर्ग में
तीन तीन तत्वों के समूह साथ रखे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? संक्रमण भी कहते हैं। अगली चीज आती है आवर्त। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने, जिन्हें आवर्त कहते हैं। प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व उपस्थित हैं, अतः इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। द्वितीय तथा तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें में 18 तत्व उपस्थित हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक कुल 14 तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। ये तो था मैंडलीफ की आवर्त सारणी। अब इसके बाद आती है आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें पहली चीज आती है आधुनिक आवर्त नियम। इसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये मैंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम अलग अलग हैं। उसमें परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते थे, इसमें हो रहे हैं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन। मैंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों को दूर करने के लिए मोर्सले ने एक नई व्यवस्था प्रचलित की, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। अब इसमें वर्गों की विशेषता। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 18 है। वर्ग संख्या 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के तत्वों में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन s और p कक्षक में आते हैं, जो s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन्हें हम विस्तृत से पीछे पढ़ेंगे। और ऐसे ही 13, 14, 15, 16, 17, 18 के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 NP A126 है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? p ब्लॉक तत्व बोलते हैं। 3 से 12 वर्ग हैं जो उनके सदस्यों को संक्रमण तत्व कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की मैंडलीफ सारणी से श्रेष्ठता। हाइड्रोजन को इसमें एक निश्चित स्थान प्रदान किया गया है। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जो कि अधिक वैज्ञानिक है। इसे याद रखना आसान है। और साथ ही F खंड के तत्व को नीचे पृथक स्थान दिया गया है। तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तत्वों को उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है उत्कृष्ट गैस तत्व, दूसरा प्रतिनिधि तत्व, तीसरा संक्रमण तत्व, चौथा अंतः संक्रमण तत्व। इन्हें डी ब्लॉक तत्व एलिमेंट भी कहते हैं। इन्हें एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, ये नोबल गैसेस होगी, ये एफ ब्लॉक तत्व होगी। तो ये जो एस ब्लॉक तत्व हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। एस ब्लॉक तत्व होते क्या हैं? वे तत्व जिनमें बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 to 2 होता है, 1 से लेकर 2 होता है। और ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 और 2 में स्थित होते हैं। वर्ग 1 और 2 में स्थित होते हैं, इसे छोड़ के, हीलियम को छोड़ के। और प्रथम वर्ग के तत्व क्षार धातु तथा द्वितीय वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा कहलाते हैं, मृदा धातु कहलाते हैं। और इनकी कुल संख्या 14 होती है। और ये प्रबल धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं और प्रबल अपचायक होते हैं और वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और साथ ही ये क्रमशः +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं। इन्हें गर्म करने पर ये रंग देते हैं। पी ब्लॉक तत्व, वे तत्व जिनकी बाह्य कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये आवर्त सारणी में दाईं ओर वर्ग 13 से 18 तक स्थित होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP की बार 1 to 6 होता है। उत्कृष्ट गैसों को पी ब्लॉक तत्व मानते हैं, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करता है। इनकी संख्या 31 है और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये प्रबल अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। इनके ऑक्साइड अधिकतर अम्लीय होते हैं और इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। ये प्रायः सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये तत्व एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच स्थित होते हैं, जिसके कारण हम इन्हें क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। इनकी अगर दूसरी डेफिनेशन बोलना चाहें तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान 3 से लेकर 12 तक है। वर्ग 3 से 12 तक है। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1 d की पावर 1 to d 1 to 10 NS 1 to 2 ये होता है। और इनकी संख्या 33 होती है। इनकी 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। इनकी 4 श्रेणियां, पहली श्रेणी 3D 4D 5D और 6D होती है, जिन्हें 3D 4D 5D और 6D ऑर्बिटल में
इलेक्ट्रॉन भरने के कारण क्रमशः पहले 3D आता है, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D, इन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक तत्वों का प्रमुख गुण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये धात्विक गुण भी प्रदर्शित करते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये धात्विक गुण भी प्रदर्शित करते हैं। इनकी गलनांक और कथनांक एवं घनत्व उच्च होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, अतः इनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। ये संकर यौगिक व संकरायन तथा रंगीन लवण बनाते हैं। अंतः संक्रमण तत्व। ये तत्व आवर्त सारणी में वर्ग 3 और 4 के संक्रमण तत्वों को जोड़ने वाले अर्थात आवर्त सारणी क्रमबद्धता को बनाए रखने वाले तत्व हैं। इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसलिए इसे हम f ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान दिया गया है। जिन तत्वों में 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उन्हें लेंथेनाइट कहते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा, जिनमें 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उन्हें लेंथेनाइट कह देंगे, और जिसमें 5f आएगा उसे हम एक्टिनाइट कह देंगे। एक्टिनाइट 89 के बाद प्रारंभ होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और इनकी संख्या 28 होती है। ये वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं और ये धातु होते हैं, परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं कुछ प्रमुख आवर्ती गुण। तो पहला गुण आता है इसमें आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा है क्या, पहले एग्जांपल से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक Na परमाणु का आयनन कैसे होता है देखते हैं। Na है, इसका आयनन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आयनन हो रहा है। उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धनायन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं आयनन बोलते हैं। पहली चीज मैं बतानी चाहिए, आयनन क्या होती है। उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयनन कहलाती है। ये आयनन हो रहा है यहाँ पर को। अब यहाँ पर क्या है, आयनन ऊर्जा। अब गैसीय अवस्था में किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। कहने का मतलब क्या है, परमाणु से जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसके निकलने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है, आवश्यक जो ऊर्जा हो रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, आयनन ऊर्जा बोल रहे हैं। तो आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझते हैं। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो ऋणायन का निर्माण होता है। किसी परमाणु में हम ये परमाणु को ये इसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो इससे क्या मिलेगा, ऋणायन का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है। जैसे यहाँ पर क्या था, एक परमाणु था, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ऊर्जा निकल रही है। तो ऊर्जा निकलती है, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन बंधुता में। पहले तो हमने इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे। अतः गैसीय अवस्था में किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणायन बनने में मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जो एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणायन बनने में जो ऊर्जा मुक्त हो रही है इसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और साथ ही ऊपर आयनन क्या था, धनायन बनने की प्रक्रिया थी, और आयनन ऊर्जा क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर। जो आयनन ऊर्जा थी उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और यहाँ पर को एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋणायन बनने में मुक्त इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा निकल रही है हमें, इसे क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोल दिया। इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा किलोजूल मोल इनवर्स में व्यक्त करते हैं हम। अगली चीज आती है विद्युत ऋणात्मकता। पहले समझते हैं होता क्या है। उदाहरण के लिए हम HCl लेते हैं। HCl में H और Cl के मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को Cl अधिक तीव्रता से आकर्षित करता है। जो Cl अधिक तीव्रता से आकर्षित करता है, अतः इस पर आंशिक ऋणावेश तथा H द्वारा कम तीव्रता से इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षण करने के कारण आंशिक धनावेश आता है। तो एक इस टाइप से हो जाएगा, हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हो गया यहाँ पर। अतः किसी परमाणु द्वारा साझी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, किसी परमाणु द्वारा साझी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता यह कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जैसे HCl से समझा हमने, तो आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। अगली चीज आती है इसमें परमाणु की त्रिज्या। तो पहले परमाणु की त्रिज्या होती कैसे समझते हैं। यदि हम तत्वों के परमाणु आकारों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी परमाणु अलग अलग आकार के होते हैं। इनके आकार की तुलना परमाणु त्रिज्या के माध्यम से ही की जाती है। परमाणु त्रिज्या से तात्पर्य परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी है। परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम
इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। अब परमाणु त्रिज्या दो प्रकार की होती है, पहली होती है वंडरवॉल त्रिज्या, दूसरी सहसंयोजक त्रिज्या। तो पहले बात करते हैं वंडरवॉल त्रिज्या। ठोस अवस्था में एक तत्व के निकटतम दो अणुओं के निकटतम दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा उस परमाणु की वंडरवॉल त्रिज्या कहलाती है। कहने का मतलब यह है, एक तत्व के निकट दो अणुओं के मध्य दो परमाणुओं के नाभिक के मध्य की दूरी का, दो परमाणु के मध्य दो नाभिकों के मध्य दो परमाणु के नाभिक दो परमाणु ये हो गए, इनके नाभिकों के बीच की दूरी ये होगी। इस तरह से 3.6 मांग लेते हैं। तो जितनी दूरी है उसका आधा क्या कहलाती है, वंडरवॉल त्रिज्या कहलाती है। डेफिनेशन बोलेंगे तो ठोस अवस्था में एक तत्व के निकटतम दो अणुओं के निकटतम दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, दूरी होगी, इसका आधा मतलब ये अगर 3.6 है तो इसका आधा 1.8। तो ये क्या कहलाएगी, इतनी वंडरवॉल त्रिज्या कहलाएगी। नाभिकों के मध्य की दूरी को ठोस अवस्था में तत्वों के एक्सरे अध्ययन से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वंडरवॉल त्रिज्या का चित्र है। इसके बाद अगली चीज आती है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या किसी तत्व के अणु में एक सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, जो दो नाभिकों के बीच की दूरी क्या होगी, इतनी होगी, इसका जो आधा होगा इसे कहेंगे उस तत्व की परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। चित्र में आपको दिखाया हमने जैसे। तो इस डेफिनेशन किस तत्व के अणु में एक सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा उस तत्व के परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अब जो वंडरवॉल त्रिज्या है और सहसंयोजक त्रिज्या, इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं, वंडरवॉल त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या की, तो सहसंयोजक त्रिज्या का मान, जो सहसंयोजक त्रिज्या है इसका मान वंडरवॉल की त्रिज्या से कम होता है, क्योंकि रासायनिक बंध के निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन अभ्र के अतिव्यापन के कारण परमाणु एक दूसरे के इसमें निकट आते हैं, जिससे उनके नाभिकों के बीच की दूरी कम रहती है। जैसे यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ कम हो जाती है, तो इसलिए क्या हो गया, सहसंयोजक त्रिज्या का मान वंडरवॉल त्रिज्या के मान से कम हो गया। अगली और इम्पोर्टेंट चीज आती है आयनिक त्रिज्या। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के तथा त्यागने के फलस्वरूप आयनों का निर्माण होता है तथा उनकी त्रिज्या क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने के फलस्वरूप आयनों का जो निर्माण हो रहा उनकी त्रिज्या को हम क्या देते हैं, आयनिक त्रिज्या कह देते हैं। जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को अगर त्यागता है तब धनायन का निर्माण होता है। जब कोई परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या होता है, ऋणायन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर तथा प्रोटॉन की संख्या वही रहने से इलेक्ट्रॉन कम नाभिकीय आकर्षण का अनुभव करते हैं, जिससे क्या होता है, ऋणायन में वृद्धि हो जाती है। अगली चीज आती है संयोजकता, वैलेंसी बोलते हैं इसे। किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन अथवा किसी अन्य संयोजित तत्व के कितने परमाणु के साथ संयोग करता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। अर्थात किसी तत्व की संयोजकता प्रायः उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य होती है। तो डेफिनेशन लिखा जाए तो डेफिनेशन बन गई इसकी, संयोजकता प्रायः उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य होती है। और किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन अथवा किसी अन्य संयोजित तत्व के कितने परमाणु के साथ संयोग कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अगली चीज आती है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिख दिए, यहाँ पर तत्व, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाइड्रोजन है, एक हो गया 1s2, 2 का हो गया 1s2, 3 का हो गया He2 आ जाएगा, हीलियम के पहले, ये तो सेम रहेगा। और यहाँ पर 2s1 और ऐसे यहाँ 2s2, यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। और ये s आ रहा है, s के बाद p आ रहा है, p के बाद क्या आ रहा है, ये हमने पिछली वीडियो में, पहले चैप्टर की जो वीडियो पढ़ी थी उसमें पढ़ा था हमने कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी प्रकार ये यहाँ तक तो हीलियम के बेस पे भर जाएंगे, ये 2 रहेगा, बाकी ये बढ़ते रहेंगे। उसके बाद से हम इसे शॉर्ट में अगर इतना ना लिखना चाहे तो हम लंबा करके लिख सकते हैं ज़्यादा, अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो नियॉन आ गया, ये इतने के आगे 10 होता है, तो यहाँ पर 10 ही आ गया, फिर बाकी एक बढ़ाए तो इसका यहाँ पर 11 आ गया। ऐसे यहाँ पर 10 ये हो गए, 2 ये हो गए, ऐसे इसका कितना होता है, 13 होता है, तो 10 दोबारा 1 13, ऐसे यहाँ 10 ही रहे, दोबारा 14। तो इस प्रकार से बढ़ते रहते हैं।
तो इस प्रकार से ये क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और जो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्त चैप्टर है, इसका जो अभ्यास कार्य होगा इसकी मैं PDF बना के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लें। नोट्स भी अपलोड कर दूंगा।